Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alayhi wasallam. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome you all on this final session of exams focused revision session series August 2021. Today we are conducting a session on CAF 7, which is Financial Accounting and Reporting 2. The timing of this session would be from 11 a.m. to 4 p.m. with a break of 1 hour from 1 p.m. to 2 p.m. These sessions are also available at ICAP houses Karachi, Multan, Faisalabad, Gujranwala, Islamabad and Peshawar. The students of other cities and abroad can join us using ICAP's Facebook page icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. The material which will be used today will be available through a link in comment section of this video. The link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Sir Mirza Ali Hassan with us for this session. Sir Mirza Ali Hassan is a chartered accountant having experience of over 7 years. He is a shining star as student and a brilliant teacher of advanced accounting financial reporting, serving as faculty member of a leading institute providing C education at Lahore. His number of students has obtained gold medals and certificate merits. I have not seen an accounting teacher with such a passion. The most passionate teacher of financial accounting and reporting, please welcome Mr. Mirza Ali Hassan. Sir, over to you. जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जो यहाँ पे बैठे हुए हैं फ़िज़िकली लाहौर में और जो ऑनलाइन है सबको अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ़ कर दी। अच्छा, डायरेक्टली मैं इस चीज़ डिस्कशन पे आता हूँ कि हमने जो आज का सेशन स्टार्ट करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 का कैफ 7 का, उसमें हमने आज क्या सीख कर जाना है। आई रिमेंबर लास्ट टाइम भी सेशन ये मैंने यहाँ पे कंडक्ट करवाया था और एक दो दफ़ा पहले भी मैं शायद करवा चुका हूँ। अगर हम शुरू से बात क्लियर कर लें कि हमने इस सेशन को लेकर कैसे चलना है तो फ़ायदा ये हो जाता है कि एज ए स्टूडेंट जैसे आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को पता होता है कि हमने अच्छा ये अरेंजमेंट है, इस तरह से हमने क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे हम ज़्यादा बेहतर सीखे जाते हैं। तो मैं इसलिए शुरू में ही बात क्लियर कर देता हूँ कि हमने इस सेशन को लेकर कैसे चलना है। देखें, आप सब लोगों ने डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने क्लासेस ली होंगी और आपने ये सेशन 100-125 घंटों में एटलीस्ट कवर किया होगा। तो एक दिन में 4-5 घंटे की डिस्कशन में हम इसको उस तरह से तो यकीनन कवर नहीं कर सकते, लेकिन जैसा जितना मेरा एक्सपीरियंस है या जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको मिलाकर हम एक अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं। और कई बड़े अच्छे फीडबैक भी मिलते हैं सेशन के बाद में, एग्ज़ाम के बाद में, कैफ लेवल पे भी, फाइनल लेवल पे भी इस सेशन के जो आई कैप कंडक्ट करवाता है कि जो हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है वो क्या हो गए जी, ज़रा एड्रेस हो गए। और ज़ाहिर है कुछ चीज़ें एग्ज़ाम में भी आ जाती हैं तो फिर उसमें भी हेल्प मिल जाती है। तो हम इस तरह से लेके चलेंगे। शुरू में मैं आपको कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनकी इम्पोर्टेंस इस तरह से है, उसकी 2 बेसिस हैं। एक बेसिस है पास्ट ट्रेंड, ज़रा अगर आप पास्ट पेपर का ट्रेंड देखें 3-4 साल का, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अच्छा ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सोर्स बेसिस है, जिसकी बेसिस में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, वो है कि आई कैप ने जो ग्रिड डिफ़ाइन की हुई है उससे भी हम जज कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रिड है उसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं, तो हम कह सकते हैं यार ये 2 टॉपिक जो है ये तो लाजमी एग्जामिन होने हैं या इनमें से कोई एक तो लाजमी एग्जामिन होना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट ऑफ टॉपिक बना सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं कभी भी जब से मैं इस एजुकेशन की में इन्वॉल्व हूँ
मैं कभी भी सिलेक्टिव स्टडी पे बिलीव नहीं करता, ना मैंने कभी सिलेक्टिव स्टडी का खुद कोशिश किया फॉलो करने की, ना मैं कभी किसी को गाइड करता हूँ। कोई मुझसे पूछता है भी ये गैस देते तो मैं कहता हूँ हाँ ये टॉपिक जो है ये बहुत अच्छी तरह से करने हैं, और जो बाकी सिलेबस के टॉपिक है वो अच्छी तरह से करने हैं, ताकि आप सारा सिलेबस कवर करें। तो देयर शुड नॉट बी सिलेक्टिव स्टडी। यही हमारी जो ये प्रोफेशन है इसकी एक खूबसूरती है कि ये सिलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज करता है। हमें अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है और ताकि हम जिसकी अच्छी एग्जामिनेशन हो सके। तो मैं आपको पहले टॉपिक्स बता दूंगा कि ये टॉपिक्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से करना है, और बाकी टॉपिक भी आपने कवर करने हैं। उसके बाद फिर हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक में कोई 2 3 4 बातें ऐसी होती हैं जो कि कंट्रोवर्शियल होती हैं, मुश्किल होती हैं, सम टाइम वो पास्ट पेपर में एग्जामिन हो गई होती हैं, सम टाइम इस पार्ट ऑफ द सिलेबस लेकिन अभी एग्जामिन नहीं होती। तो वो 2 4 5 बातें जो मेरे बताने वाली हैं, जो मुझे पता है क्रिटिकल एरिया हैं, ये बातें मुश्किल हैं या ये बातें मुश्किल से समझ आती हैं, या स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं मिस्टेक्स करते हैं, वो मैं 2 4 5 बातें आपको लिस्ट डाउन कर दूंगा, यार ये समझा दूंगा मतलब। और फिर हर टॉपिक वाइज मैं आपसे कह दूंगा कि आप क्वेश्चन पूछ लें। जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, पास्ट पेपर्स हैं, उसमें जो आपका प्रॉब्लम होगा उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये थोड़ा सा ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पे। ये भी आप सबको अवेलेबल कर दी जाएगा जैसे नाइट साहब ने कहा है, ठीक है। इसमें पास्ट पेपर एनालिसिस वगैरह भी हैं, मार्किंग एंड कमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली कुछ 1 2 3 सोल्यूशन मैंने खुद बनाए हुए हैं, कुछ पास्ट पेपर के कंप्लीट वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी ताकि वो भी ज़रा आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। चूँकि सोल्यूशन में अक्सर प्रॉब्लम ही होता है स्टूडेंट्स को। जैसे आई के सोल्यूशन होते हैं उसमें प्रॉब्लम स्टूडेंट क्या फेस करते हैं कि वो कहते हैं हमें सारी वर्किंग्स अवेलेबल नहीं है। तो ज़रा खुद के बनाए हुए सोल्यूशन में हो जाता है, कुछ वर्किंग अवेलेबल हो जाती है, सम टाइम कुछ एजम्पशंस होती हैं, उन एजम्पशंस को लिख दिया जाता है जिसकी वजह से सोल्यूशन को समझने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से कुछ 2 सोल्यूशन ऐसे हैं जो मैंने लेटेस्ट अटेम्प्ट्स के प्रिपेयर किए हुए हैं, वो भी मैं यहाँ पे इसमें अवेलेबल है, वो भी आपसे शेयर कर दूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा ये सिलेबस पे थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा बस 2 4 मिनट, आप सबको पता ही है सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पूरा जो हमारा FA2 का जो सब्जेक्ट है वो 3 आपको पता है ये ग्रिड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रिड है, एक हमारे पास नॉन करंट एसेट ग्रिड है, और तीसरी क्या है जी, अदर ऑल एरियाज़। जो पहली ग्रिड है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं। आसान लफ्ज़ों में हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और हमारे पास क्या है जी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट एंटिटी की और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात जो हमें क्लियर करनी है वो ये है, एक सेकंड ज़रा जी, एक बात जो क्लियर करनी मैं यहाँ साथ लिख देता हूँ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो, इक्विटी एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके पास जो एग्जामिनेशन होती है वो SOFP की भी होती है, SOCI की भी होती है, SOCE भी है, और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मतलब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर हम बात करें किस चीज़ की, अगर हम बात करें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, नोट्स भी हैं, इक्विटी भी है, SOCI भी है, SOFP भी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नहीं है। इसी तरह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह से 5 हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, आपके सिलेबस में सिर्फ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, इक्विटी वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है।
इवन कंसोलिडेटेड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपके सिलेबस में नहीं है आज तक। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, अगर आपको पास्ट पेपर में आपने वो सॉल्व किया हो, एक क्वेश्चन आज तक ऐसा आया हुआ है FA2 के सब्जेक्ट में जहाँ पे उसने कंसोलिडेटेड नोट्स मांगे हुए हैं। किस चैप्टर के मांगे हुए हैं जी? ज़्यादा कुछ एक चैप्टर के उसने कंसोलिडेटेड नोट्स मांगे हुए हैं, वो क्या है? IAS 38। मतलब सिनेरियो क्या है? उसने कहा जी ये कंपनी है, एक पेरेंट है कह लो, उसके कुछ इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उसने एक सब्सिडरी एक्वायर कर ली है। जब सब्सिडरी एक्वायर करते हैं तो आपको पता है उसमें एक इंटेंजिबल एसेट गुडविल समटाइम बन जाता है, और एक अदर इंटेंजिबल भी होते हैं जो कि सब्सिडरी के एक्वायर हो जाते हैं। तो इंटेंजिबल का कंसोलिडेशन का नोट्स मांगा है उसने एक दफ़ा। आई रिमेंबर, आई थिंक ऑटम 18 है या स्प्रिंग 18 है, मुझे एग्जैक्ट अटैम्प्ट याद नहीं, लेकिन 2018 की बात है। इसमें उसने ये नोट मांगा हुआ है, तो ये एहतियातन कर लीजिएगा। पास्ट पर क्वेश्चन है इंटेंजिबल्स क्या है, ये लाजमी कर लीजिएगा। ये एक नोट्स में एग्जामिन हुआ है एक स्पेसिफिक चीज़। वैसे देखा जाए तो अपारेंटली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स आपके सिलेबस में नहीं हैं। सिर्फ क्या है आपके पास, कह लें आप SOCI और SOFP। दूसरी आपको पता है इसमें बात, हमारे पास इसमें पेरेंट भी है होगी, सब्सिडरी होगी, और क्या होगी? एसोसिएट होगी। क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस कि एक पेरेंट है, उसने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और एक एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये अब आपके रेजिस्टेंस सिलेबस में। तो पहली ग्रेड में अगर हम बात करें तो पहली ग्रेड में हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और हमारे पास क्या है जी? IAS 8 है। और अगर आप देखें ये अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एस्टीमेट, हमारे पास जो टोटल वेटेज आ रही है इसकी, डैट इज़ 25 to 35 मार्क्स, 25 से 35 नंबर हैं। और जो पास्ट ट्रेंड्स हैं उसमें उसके मुताबिक हमारा जो कंसोलिडेशन क्वेश्चन है वो आप समझें कि 19-20 मार्क्स का लाजमी क्या हो रहा है? एग्जामिन हो रहा है। तो 19-20 मार्क्स का कंसोलिडेटेड क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। बाकी देखें मिनिमम 5 to मैक्सिमम 15, मतलब 25 से 35 की वेटेज है ना। तो 20 नंबर का अगर हम कह लें, अगर कंसोलिडेशन क्वेश्चन आना है तो मिनिमम 5 और मार्क्स और मैक्सिमम 15 मार्क्स इसके आ सकते हैं। इसमें सम टाइम IAS 8 भी एग्जामिन हो सकता है और सम टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एग्जामिन हो सकती हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर को किस तरह से एग्जामिन करता है। तो पहली ग्रेड में अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक्सट्रैक्ट करें कि इसमें मतलब कौन सा टॉपिक है, दैन दैट वुड बी कंसोलिडेटेड कंसोलिडेशन कह लें आप, ठीक है जी। तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा इम्पोर्टेंट हो गया जी? कंसोलिडेशन। इसको भी हम आज क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे इस पर जी। अगर आप नेक्स्ट देखें, दूसरी जो हमारी ग्रेड है वो है जी अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट। 30 से 40 मार्क्स की वेटेज है इसमें। अगर आप टॉपिक्स देखें तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हुई है कि आप समझें तकरीबन सारे टॉपिक्स क्या हो रहे हैं? एग्जामिन हो रहे हैं, सिवाय IAS 41 एक ऐसा टॉपिक है जो कि अभी रिसेंटली लास्ट टाइम में एग्जामिन हुआ है ट्रू फॉल्स की शक्ल में। उसकी थोड़ा सा उसकी लेंथ भी कम है और उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल भी नहीं है, तो उसकी शायद एग्जामिनेशन हर दफ़ा ना हो। लेकिन उसके अलावा जितने भी हमारे इसमें एरियाज़ हैं अगर आप देखें तो सब की एग्जामिनेशन है। हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लीज है, इंटेंजिबल और IAS 41 है। तो 4 टॉपिक्स हैं। पास्ट ट्रेंड्स के मुताबिक और ग्रिड को मिला के अगर हम समझें तो इसमें से ये सारे टॉपिक ही क्या है जी? इंपॉर्टेंट हैं, सिवाय IAS 41 के। तो मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास 3 टॉपिक्स जो हैं आप वो कह लें, एक IFRS 9। IFRS 9 जो है वो लेवल 1 का टॉपिक है। लेवल 1 का मतलब ये है कि आपने पास्ट पेपर में देखा होगा सेक्शन A में एग्जामिन हो रहा होता है। तो इसकी मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन होगी वो कितने मार्क्स की होगी? मैक्सिमम 8 मार्क्स, इससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 8 मार्क्स। तीसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है डैट इज़ लीज, IFRS 16। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखें ये लेवल 2 है। अगर आप देखें तो जो लीजेस है वो भी ऑलमोस्ट हर अटैम्प्ट में क्या हो रहा है? एग्जामिन हो रहा है। होता समटाइम ये है
अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में बताऊं, किसी अटैम्प्ट में लीस्ट का क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है, इंटेंजिबल का कम मार्क्स आ जाता है, और किसी अटैम्प्ट में इंटेंजिबल का ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है और लीस्ट का थोड़े से कम मार्क्स का आ जाता है। तो IAS 38 ये 4 टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपको बना दी है। फ़िलहाल अभी हम 2 ग्रेड से गुजरे हैं, और ये अगर आप पास्ट, मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, पास्ट पेपर देखें तो ये ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में ये क्या हो रहे होते हैं, एग्जामिन हो रहे होते हैं। तो इन सब में से जो IFRS 9 है वो लेवल 1 के है, बाकी सारे जो हैं वो क्या जी, लेवल 2 के हैं। तीसरी ग्रेड में अगर हम आए, तीसरी ग्रेड क्या है जी, अगर आप उसकी वेटेज देखें, मैं चाह रहा हूँ पर आप खुद भी इसको देख लें, डैट इज़ अराउंड 32 और 40 मार्क्स, एथिक्स एंड अदर एरियाज ऑफ IFRS। इसमें जी हमारे बाकी सारे IFRS हैं, इसमें एथिक्स हैं, सबको पता है आपको, डेफर टैक्स IAS 12 है, IAS 37 है, जिसके साथ ही FIRC 1 भी है, और उसके अलावा IAS 21 है, IFRS 8 है, सारे बाकी जितने भी आपके एरियल हैं सारे यहाँ पे एग्जामिनेबल हैं। इसमें से भी अगर हम देखें तो जो टॉपिक सबसे ज़्यादा एग्जामिन हो रहा है डैट इज़ कौन सा है जी, डैट इज़ बताते हैं जी, IAS 12, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शाबाश। IAS 12 जो है वो मेरे ख्याल से मतलब पिछले 3 साढ़े 3 साल से हर अटैम्प्ट में एग्जामिन हो रहा है। एक अटैम्प्ट में वो एग्जामिन नहीं हुआ सेपरेटली, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुझे याद है क्वेश्चन के साथ एग्जामिन हो गया अलहदा से, तो उसकी एग्जामिनेशन तकरीबन हर क्वेश्चन में ही है IAS 12 की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेवल 2 का है। लेवल 2 का मतलब है कि मैक्सिमम कितने मार्क्स एग्जामिन हो सकते हैं, 20 मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम 20 मार्क्स लेवल 2, लेवल 1 मैक्सिमम 8 मार्क्स। इसके अलावा इस अटैम्प्ट के लिए ख़ास तौर पे मैं बात करूं, IAS 37 प्रोवीन का चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस अटैम्प्ट के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि IFRIC 1 एक ऐसा एरिया है जो कि अभी तक FA2 के पेपर में एग्जामिन नहीं हुआ। IFRIC 1 चेंज इन एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इसमें 2 सिनेरियोज बनते हैं, एक होता है जी कॉस्ट मॉडल के साथ और एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल के साथ। ख़ास तौर पे जो रिवैल्यूएशन मॉडल के साथ है उसकी बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन होती रही है पहले फ़ाइनल में। असल में ये चैप्टर पहले CFA 1 में फ़ाइनल में था, वहाँ से आप समझेंगे 1.5-2 साल पहले ये FA2 में आया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं हुई। चेंज इन द एस्टीमेट, इसको तो आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, चूँकि पिछले काफ़ी अर्से से जितने भी काउंटिंग के पेपर हैं कैफ के और फाइनल लेवल के, वहाँ पे ये देखा गया है कि जो अनएग्जामिन चीज़ें हैं वो एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, कि जो चीज़ें उस अटैम्प्ट से पहले अनएग्जामिन थी वो एग्जामिन की जा रही हैं। IFRIC 1 को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन रिवैल्यूशन की अच्छी तरह से कर लें, इसमें भी रिवैल्यूशन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि रिवैल्यूड अमाउंट ग्रॉस है कि नेट है, तो इसको स्किप ना कीजिएगा। इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ सिंस मैं फाइनल लेवल पे पढ़ाता हूँ, फाइनल लेवल पे इसकी बहुत एग्जामिनेशन होती थी, लेकिन ज़ाहिर है जब से ये कैफ में आ गया तो अब वहाँ पे तो उस तरह से एग्जामिनेशन नहीं होती, इनडायरेक्टली होती एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जब भी इसकी एग्जामिनेशन होगी अच्छा खासा कोई 10-12-15 नंबर क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर 12 से 15 नंबर मार्क्स के दरमियान इसमें क्वेश्चन एग्जामिन किया जा सकता है। तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। अक्सर ये होता है कि हम बातें करते हैं बाद में, वो टॉपिक देखो 2-2.5 साल तक नहीं आया था, अब एग्जामिन हो गया, तो ऐसे ही होता है। अगर हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो हम अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे, अगर नहीं रहेंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। अच्छा जी, इसके अलावा इस अटैम्प्ट के लिए ख़ास तौर पे 2 टॉपिक हैं, चूँकि ग्रिड ऐसे बनी हुई है, अगर आप देखें तो कितनी लिस्ट बन गई इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ग्रिड ऐसे बनी हुई है कि इन टॉपिक्स की एग्जामिनेशन हो ही रही है। अगर हम 2 टॉपिक्स और हैं जिनकी अगर हम बात करें, एक है जी IAS 21 और एक है जी हमारे पास IFRS 8। ये दोनों लेवल 1 के टॉपिक हैं। इस अटैम्प्ट के लिए ज़रा ट्रेंड के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन A के लिए IFRS 9, आपका IFRS 8 और IAS 21, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन A के लिहाज से बात करूँ, चूँकि सेक्शन A की जो वेटेज है डैट इज़ 25 to 35 मार्क्स, तो उस लिहाज से जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी।
तो इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। पास्ट एंड आपके सामने है। जब आपको पता है कि ये टॉपिक्स एग्जामिन होने हैं तो आपने इसको हर तरह से कवर करना है, ऐसे कवर करना है कि एटलीस्ट आप इन चैप्टर में जो सेक्शन है की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें से आप क्या कर सकें, 90% तक मार्क्स क्या कर सकें, आप ऑब्टेन कर सकें। तो ये मैंने सारी लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दी है बेस्ड अपॉन पास्ट पेपर ट्रेंड्स एंड द आई कैप की जो ग्रिड है उसकी बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप समझने हर अटेम्प्ट में क्या हो रहे हैं, एग्जामिन हो रहे हैं। सिलेबस हमने जैसे मैंने मेंशन किया था पूरा ही कवर करना है, लेकिन अगर हम इन पे अच्छा फोकस कर लेंगे तो पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो जी स्टार्ट करते हैं आगे डिस्कशन। मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करते हैं किधर से स्टार्ट करें जी? डेफर टैक्स ना कह दीजिएगा आप कि पहला टॉपिक ही डेफर टैक्स डिस्कस करते हैं जी। कंसोलिडेशन स्टार्ट करें जी, 20 नंबर का सवाल है ना। अच्छा जी, कंसोलिडेशन की बात करते हैं। ये कुछ नोट्स हैं, ये मैं आपको भी डिस्कस भी कर लूँगा, शेयर भी कर लूँगा। कंसोलिडेशन में जी थोड़ा सा मैं आपको 2-4 इम्पॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। जी कंसोलिडेशन जी, सबसे पहली बात जब से ये एसोसिएट सिलेबस में ऐड हुआ है, आई थिंक 2 साल हो चुके हैं, तब से जितनी दफ़ा भी क्वेश्चन एग्जामिन हुआ है, अब सिनेरियो क्या होता है, आपके पास एक पेरेंट कंपनी होगी, सब्सिडरी होगी, एसोसिएट होगी, एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ की तरफ मैं आता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था हमें स्मार्ट डिस्कशन करनी है, एक एक चीज़ ज़ाहिर है डिस्कस करने का टाइम भी नहीं है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम 3-4 हैं, मैं तो उसकी तरफ आता हूँ। बड़ी स्पेसिफिक बातें हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर में जो कि सब्सिडी से रिलेटेड है, 3-4 बड़े अहम पॉइंट हैं जी। ये किससे रिलेटेड हैं? सब्सिडी से रिलेटेड। ठीक है जी। सबसे पहला मैं भी लिस्ट बनाता हूँ, फिर मैं बोल भी दूंगा, लिख भी दूंगा, यहाँ पे आप भी नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है जी कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसे हम ए कह देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है जी? इंटेंजिबल, आई ए इंटेंजिबल एसेट। तीसरा पॉइंट क्या है जी? रीस्ट्रक्चरिंग। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि हम सब्सिडी में डिस्कस करते हैं, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। चौथा पॉइंट क्या है जी? एक छोटा सा पॉइंट है डेफर्ड टैक्स का भी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, आसान सा पॉइंट। ये 4 बड़े स्पेसिफिक पॉइंट हैं जो कि सब्सिडी से रिलेटेड हैं और इनका ताल्लुक है मेनली एक्विजिशन डेट पे। ये IFRS 3 में लिखे हुए हैं ख़ास तौर पे जी कि ये एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू रिकग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ दिस पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट बी की, इंटेंजिबल एसेट की। 4 पॉइंट है जी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला कंटीजेंट लायबिलिटी है, दूसरा है I.A का मतलब इंटेंजिबल एसेट, तीसरा है रीस्ट्रक्चरिंग जो कि IAS 37 में कवर है वैसे, और फोर्थ पॉइंट है डेफर्ड D.X, डेफर्ड टैक्स। दोबारा लिख देते हैं, डेफर्ड टैक्स। ठीक है जी। अच्छा, पहले इंटेंजिबल एसेट की बात करते हैं। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन IFRS 3 एंड IAS 38। अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी कंपनी अगर अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है ना, तो वो इंटेंजिबल्स की काउंटिंग करते हुए कौन सा IAS फॉलो करेगी? IAS 38। IAS 38
हमें ये समझाता है, कहानी सुन लें फिर मैं लिखवा भी दूंगा, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो कहानी सुने वैसे समझ आ जाएगी। IAS 38 हमें रिक्वायर करता है कि हमने किसी भी इंटेंजिबल एसेट को अपनी किताबों में तब रिकॉर्ड करना है जब एक क्राइटेरिया मीट हो जाए। क्राइटेरिया क्या है जी? 3 शर्तें हैं। वो 3 शर्तें क्या हैं जी? कि कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल हो हम कमाएंगे, तीसरी बात, सबसे अहम बात, तीनों बातें ही अहम हैं लेकिन सबसे अहम बात, डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल से शुड बी मेट। इंटेंजिबल की डेफिनेशन क्या है? इंटेंजिबल की डेफिनेशन है जी, एक नॉन मॉनिटरी एसेट है विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस और आइडेंटिफाइबल। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ। IAS 38 के मुताबिक कई इंटेंजिबल ऐसे होते हैं जो कि बिज़नेस को बेनिफिट तो कमा के दे रहे होते हैं, लेकिन हम उनको अपनी किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा होता। पूरे क्राइटेरिया में से दो दो मसले हैं कॉमनली जिनकी वजह से IAS 38 के मुताबिक आप इंटेंजिबल को रिकग्नाइज नहीं कर पाते, ऑल्दो वो हमें बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। वो दो मसले क्या हैं? एक है आइडेंटिफाइबल, इंटेंजिबल होता है लेकिन आइडेंटिफाइबल नहीं होता, बेनिफिट भी दे रहा होता है लेकिन हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते। दूसरा प्रॉब्लम क्या है जी? कंट्रोल। इंटेंजिबल होता है, बेनिफिट भी दे रहा होता है लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं करते, इस वजह से हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते। अगर सब्सिडरी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है सेपरेट, और वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त ऐसे किसी इंटेंजिबल को रिकॉर्ड नहीं करती तो ठीक करती है, IAS 38 को कंप्लाई करती। तो सब्सिडी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, एक इंटेंजिबल जो कि शायद बेनिफिट भी कमा के दे रहा था, लेकिन ये कंट्रोल और इसका मसला था, क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइबल का, सब्सिडी ने उसको रिकग्नाइज नहीं किया। IAS 38 का रूल ठीक था, सब्सिडी ने ठीक अकाउंटिंग की हुई है। मेरी बात समझ नहीं है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से कईयों को पता हो पहले से बात, लेकिन इसमें मसला क्या है, हमें समझनी है बात है। एक होता है एरर, एक होता है कि सब्सिडी ने एक्विजिशन डेट पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए एक एरर किया हुआ था। पेरेंट जब एक्वायर करता है, पेरेंट कहता है हम इस एरर को ठीक कर देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन एरर थिंग, ये एरर नहीं है, इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ अ डिफरेंस इन द काउंटिंग ट्रीटमेंट। तो एरर नहीं है, बच्चे समझते हैं इसको पॉइंट को पढ़ते हुए, अच्छा सब्सिडी ने एरर किया हुआ है और पेरेंट कह रहा है इस एरर को ठीक करते हैं। नहीं, ये एरर नहीं है, इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सब्सिडी ने ठीक किया हुआ है, लेकिन IFRS 3 जो कि एक्विजिशन डेट अकाउंटिंग के बारे में IFRS है, वो ये कहता है कि आपने क्या करना है, अगर कोई ऐसा इंटेंजिबल है जो कि एक्विजिशन डेट पे आपको बेनिफिट कमा के दे रहा है लेकिन सब्सिडी ने IAS 38 की शर्तों को पूरा करते हुए उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, आप उसको रिकॉर्ड करें, और किस वैल्यू पे करें? फेयर वैल्यू। तो ये एक्सेप्शन इन ट्रीटमेंट है, तो हमें याद रखना है ये एरर नहीं है। तो इंटेंजिबल एसेट को हम क्या करेंगे? ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो कि सब्सिडी ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, चूँकि IAS 38 की शर्तें पूरी नहीं होती, हम उसे एक्विजिशन डेट पे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। किस पर रिकॉर्ड करेंगे? एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसेट में भी ऐड करेंगे, और आपको पता है वो गुडविल कैलकुलेशन में क्या करेंगे, हम इसमें जो हम गुडविल का फॉर्मेट बनाते हैं उसमें भी क्या करेंगे? सब्सिडरी के नेट एसेट एट एक्विजिशन में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक होगा? ये एक्सेप्शन है, ये नॉर्मली ये बात नहीं होती। दूसरी एक्सेप्शन क्या है जी? दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में दो बातें हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक्विजिशन डेट की, फिर आगे भी चलते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी जो है, IAS 37 जब भी कोई कंपनी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो वो प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज के लिए IAS 37 फॉलो करती है, ठीक करती है। जैसे सब्सिडरी जो है, अगर वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है
अगर कोई ऑब्लिगेशन है जिसके आउटफ्लो के चांसेस जो हैं वो प्रोबेबल नहीं हैं, पॉसिबल है, मतलब 5% से तो ज़्यादा है और 50% से कम है, हम कहते हैं ये ऑब्लिगेशन क्या है, कंटिंजेंट ऑब्लिगेशन है। IAS 37 के मुताबिक कंटिंजेंट ऑब्लिगेशन को हम डिस्क्लोज करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो क्या हुआ, एक्विजिशन डेट पे IAS 37 को फॉलो करते हुए सब्सिडरी ने एक ऑब्लिगेशन डिस्क्लोज कर दी। ठीक किया उसने, उसको डिस्क्लोज ही करनी चाहिए थी, कंटिजेंट थी। लेकिन IFRS 3 जो कि एक्विजिशन डेट अकाउंटिंग को डील करता है, उसके रूल्स फर्क हैं। वो कहता है कि अगर एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज की हुई है तो आपने उसको डिस्क्लोज का मतलब है एक पैराग्राफ की शक्ल में डिस्क्लोज की हुई है, किताबों में रिकॉर्डेड नहीं है। IFRS 3 कहता है कि आपने ऐसी लायबिलिटी को क्या करना है, डिस्क्लोज नहीं करना, रिकॉर्ड करना है। कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। तो इसका भी रूल क्या है जी, एट फेयर वैल्यू। इसे भी हम क्या करेंगे, किस पे रिकॉर्ड करेंगे, एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब क्या, अगली बात, फेयर वैल्यू का मतलब क्या, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू, कंटीजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे, उसके बारे में भी गाइडेंस है। फॉर एग्जांपल, सब्सिडी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया हुआ है कंटीजेंसी के ये शायद हमें 6 रुपये देने पड़ेंगे। उसने डर है, कंटीजेंसी का जब डिस्क्लोजर बनता है तो हम एस्टिमेटेड अमाउंट भी बताते हैं कि 6 रुपये देने पड़ेंगे। फेयर वैल्यू क्या है, IFRS 3 के मुताबिक फेयर वैल्यू कंटीजेंट लायबिलिटी की क्या है, वो वैल्यू डेट इज एस्टिमेटेड बाय द लीगल काउंसिल ऑफ पेरेंट कंपनी। सब्सिडरी कंपनी ने जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 6 रुपये डिस्क्लोज किए हैं ना, तो वो तो उसके एडवोकेट्स ने, लीगल काउंसिल ने बताए होंगे ना सब्सिडरी कंपनी के। लेकिन ये फेयर वैल्यू नहीं है, ये माइट भी द फेयर वैल्यू, हो सकता है वो सेम हो, लेकिन रूल क्या है, रूल लिख लें ज़रा, फेयर वैल्यू ऑफ कंडीशन लिख लें ज़रा अपने पास, आप लोग, आप कुछ लिख रहे हैं, लिख लें जी। फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी मीन्स द वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी मीन्स द वैल्यू which is estimated by which is estimated by which is estimated by लीगल काउंसिल ऑफ पेरेंट कंपनी। तो अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी डिस्क्लोज किए हुए कितने, 6 रुपये, लेकिन पेरेंट का लीगल काउंसिल कहता है नहीं जी, हो सकता है 4 रुपये देने पड़े या 8 रुपये देने पड़े, वट एवर द वैल्यू इज, द फेयर वैल्यू शुड बी जो कि पेरेंट कंपनी का लीगल काउंसिल कह रहा है, जैसे कि 4 रुपये। तो 4 रुपये हमारी क्या होगी, फेयर वैल्यू होगी। इसका भी एक और पॉइंट है, उस पर डिस्कस करते हैं, पहले मैं बाकी पॉइंट कवर कर लूँ। कंटीजेंट लायबिलिटी के 2 रूल्स हैं, एक रूल एक्विजिशन डेट का है और एक सब्सीक्वेंट रिपोर्टिंग डेट का है, उसका मैं भी बता देता हूँ आपको अभी 2-4 मिनट बाद। रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, ये भी बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, ये मैं बता देता हूँ। आई थिंक पेपर में एग्जामिन भी हुआ था, मुझे शायद याद है, शायद साल पहले या 6 माह पहले, साल पहले शायद 2 अटेम्प्ट पहले, कंटीजेंट एसेट के बारे में। कंटीजेंट एसेट के बारे में IFRS 3 में कुछ नहीं लिखा। कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में बताया हुआ ना, ये सारी कहानी लिखी हुई है IFRS की लैंग्वेज में। कंटीजेंट एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम सेंस बना के रूल बना लें, जैसे IAS 37 में क्या होता है, अगर आप देखें तो लायबिलिटी का लेवल एक अप होता है, आप इस सेंस में, रिकॉर्डिंग सेंस में, कंटीजेंट लायबिलिटी प्रोबेबल हो तो रिकॉर्ड की जाती है, कंटीजेंट एसेट प्रोबेबल हो तो डिस्क्लोज किया जाता है। तो इसलिए हम उस बेसिस पे हम रूल बना के स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि अगर सब्सिडरी ने कोई कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज किया हो तो उसको एक्विजिशन डेट पे रिकॉर्ड नहीं करना। अगर एस की बुक्स में, सब्सिडरी की बुक्स में एक्विजिशन डेट पे कोई कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज है
तो उसको आपने क्या करना है, ग्रुप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना। वो तभी रिकॉर्ड होगा अगर वो क्या होगा, वर्चुअली सर्टन होगा कि ये पैसे हमें एसेट के मिल जाएंगे, तब रिकॉर्ड करेंगे। इस पर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, मतलब रिकॉर्ड नहीं करना। अच्छा जी, रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग क्या है जी? इसके बारे में भी बड़ा स्पेसिफिक सा रूल गिवन है। IFRS 3 के सेंस में बात कर रहा हूँ। पहले मैं IAS 37 का रूल आपको बता देता हूँ, फिर IFRS 3 में आ जाते हैं। ये भी बड़ी स्पेसिफिक बात है। ये भी तक आए के अपने FA2 की बात कर रहा हूँ कि F7 में ये इंटेंजिबल का पॉइंट तो कई दफ़ा एग्जामिन हुआ है, कंडीजन लाइबिलिटी का भी एग्जामिन हो गया, एसेट का भी एग्जामिन हो गया। वो आखिर 2 पॉइंट अभी तक आए के अपने एग्जामिन नहीं किए। अगर हम बात करें FA2 के पेपर की तो हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर एग्जामिन होंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, रीस्ट्रक्चर बड़ी आसान सी बात है, लेकिन अगर नहीं पता होगी तो ज़ाहिर है एज अ स्टूडेंट हम एग्ज़ाम सेंटर में कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर पता होगी तो हम कॉन्फिडेंट उसको आंसर कर देंगे। रीस्ट्रक्चरिंग IAS 37 क्या कहता है? IAS 37 ये कहता है कि आपने क्या करना है, अगर ईयर एंड से पहले आप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कोई आप अपने बिजनेस का स्कोप मैनर चेंज कर रहे हैं, कोई अपना डिवीजन सेल कर रहे हैं, तो आपने कुछ खर्चों की कमिटमेंट की होगी, आपने उसकी क्या करनी है, प्रोविजन बनानी है। उसकी शर्तें हैं। रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन ईयर एंड से बनाने की शर्त की मेनली शर्त क्या है कि ईयर एंड से पहले आपकी क्या हो, आपने अनाउंसमेंट कर दी हो और आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर हो। अगर ये शर्तें पूरी हो रही हैं तो आपने क्या करना है, प्रोविजन बना लेनी। अब इस बात को IFRS 3 में डिस्कस किया गया है। ये कहा गया है कि अगर एक्विजिशन डेट, बड़ी बात बहुत आसान है, अगर एक्विजिशन डेट पे या उससे पहले कह लें सब्सिडरी कोई रीस्ट्रक्चरिंग करना चाह रही थी, सब्सिडरी रीस्ट्रक्चरिंग करना चाह रही थी, तो सिंपल सा रूल क्या है, अगर एक्विजिशन डेट से पहले वो सारी शर्तें पूरी हो गई थी तो भाई सब्सिडरी को इसकी प्रोविजन बना लेनी चाहिए, ठीक है। अगर एक्विजिशन डेट से पहले वो सारी अनाउंसमेंट वगैरह, वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, अगर वो सब शर्तें पूरी हो गई हैं एक्विजिशन से पहले, तो सब्सिडरी को अपनी प्रोविजन बना लेनी चाहिए। अगर नहीं हुई हुई तो उसको प्रोविजन सब्सिडरी को नहीं बनानी चाहिए। ये हो गया रूल। सिंपल सी बात है ना, आसान ही है। लेकिन क्या सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोविजन बनाई हुई है? अगर बनाई हुई है तो डू नथिंग, कुछ नहीं करना, ओके, जो करना चाहिए था किया हुआ। लेकिन अगर प्रोविजन नहीं बनाई हुई तो फिर हम एक्विजिशन डेट पे क्या करेंगे, चूँकि शर्तें पूरी हो चुकी हैं तो हमें क्या करनी चाहिए, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एक्विजिशन डेट पे बनानी चाहिए, ठीक है जी। आसान सी बात होगी, डन जी। तो रूल वही है कि अगर एक्विजिशन डेट से पहले शर्तें पूरी हो रही हैं तो उसको प्रोविजन बनानी चाहिए, और अगर नहीं हो रही तो प्रोविजन नहीं बनानी चाहिए। किया क्या हुआ उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे जी। डानो की बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात है इससे रिलेटेड, रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड, ये तो आसान है, वो भी आसान है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कहता है जी, कहानी क्या है, वो कहता है फ़र्ज़ करें पेरेंट कंपनी कहती है जी हम क्या करेंगे, हम इस सब्सिडरी को अक्वायर करने लगे हैं, हम इसको अक्वायर करेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। मतलब ज़ाहिर है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर रही है, इसका मतलब वो उस कंपनी के अब मैनेजिंग कंट्रोल में आ जाएगी, और ज़ाहिर है पेरेंट कंपनी अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकती है, सब्सिडी के डिसीजंस ले सकती है। IFRS 3 कहता है जी कि अगर पेरेंट कंपनी प्लान कर रही है कि हमने सब्सिडरी को अक्वायर करना है और एक्विजिशन डेट के बाद हमने रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो इसकी कोई भी एक्विजिशन डेट पे प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। भाई तुम एक्वायर कर लो, एक्वायर करने के बाद जो भी सब्सिडरी की तुम मैनेजमेंट में जब आ जाओगे, उसके बाद जो भी तुम डिसीजन लोगे उसके मुताबिक सब्सिडरी कंपनी बाद में खुद ही क्या करेगी, प्रोविजन बना लेगी। अब देखो ये बातें नहीं पता होंगी तो फिर यू माइट फेस प्रॉब्लम। तो अगर पेरेंट कहता है कि हम सब्सिडी को एक्वायर करेंगे, एक्वायर करने के बाद हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, तो जवाब है नो प्रोविजन एट एक्विजिशन डेट।
एक्विजिशन होगी, उसके बाद पेरेंट जब सब्सिडरी की मैनेजमेंट में आ जाएगा, उसके बाद जो भी IAS 37 के रूल अप्लाई होंगे उसके मुताबिक सब्सिडरी क्या करेगी, प्रोविजन बना लेगी अगर बनती होगी तो। ठीक है जी। तो एक एंगल था सब्सिडरी का और दूसरा एंगल क्या था, पेरेंट का। पेरेंट अगर कहता है जी हम एक्वायर करने के बाद करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग, तो हमने कोई उसकी एक्विजिशन डेट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। क्लियर। तो ये भी एक पॉइंट है। अभी तक इसके दो एंगल मैं फिर कह रहा हूँ, दोनों भी तक एग्जामिन नहीं हुए। डेफर्ड टैक्स, ये भी बड़ा आसान सा पॉइंट है, ये बहुत आसान सा पॉइंट है। आपको पता है कि एक्विजिशन डेट से पहले फर्ज करें IAS 12 की सिंपल सी बात बताने लगा हूँ। IAS 12 में डेफर्ड टैक्स एसेट हम नॉर्मली 2-3 चीज़ों पे बनाते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट की बात हो रही, वो 2-3 चीज़ें कौन सी हैं जी? एक है जी टैक्सेबल लॉसेस। अगर टैक्सेबल लॉस कंपनी का आ रहा हो तो कंपनी उस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बनाती है। अगर टैक्स क्रेडिट कंपनी के अनअवेल्ड हो उस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, जो नॉर्मल एसेट्स लायबिलिटीज़ पे डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस होते हैं उन पे भी क्या बनता है, डेफर्ड टैक्स एसेट। लेकिन आपको पता होना चाहिए लायबिलिटी का रूल नहीं है, एसेट का रूल है। एक एसेट जब बनाना होता है, लायबिलिटी पे नहीं कहता IAS 12 कुछ, एसेट पे IAS 12 कहता है कि भाई जब आपने डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना है ना, तो आपने उतना बनाना है जिस एक्सटेंट तक फ्यूचर में क्या है, प्रॉफिट्स क्या हैं अवेलेबल। मतलब इट इज़ पॉसिबल फॉर ए कंपनी कि उसके टैक्सेबल लॉसेस हैं। हमने तो सवालों में ही पढ़ा ना, जहाँ टैक्सेबल लॉस है डेफर्ड टैक्स एसेट, क्लोजिंग डेट पे के टैक्सेबल लॉसेस हों तो डेफर्ड टैक्स एसेट बना देते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट होता है। साइलेंट का मतलब है कि भाई फ्यूचर में प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। लेकिन रूल क्या है कि आपने उस एक्सटेंट तक डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना है जिस एक्सटेंट तक फ्यूचर में प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। प्रॉफिट होंगे तो वो लॉस एडजस्ट होगा ना, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट ही नहीं होंगे तो वो लॉस, क्योंकि लॉस की तो एक्सपायरी होती है, एक लॉस तो एक्सपायर हो जाते हैं ना कुछ साल के बाद, टैक्स में पड़ा हुआ है आप लोगों ने। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि एक कंपनी के फॉर एग्जांपल टैक्सेबल लॉसेस या डिडक्टेबल डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसने अपनी किताबों में डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाया हुआ, ये पॉसिबल है। बहरहाल अगर मैं इस चैप्टर से रिलेट करूं तो ये चीज़ ऐसे एग्जामिन हो सकती है कि एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी के कुछ टैक्सेबल लॉसेस हैं, लेकिन सब्सिडरी ने उन पर डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाया हुआ। पेरेंट कहता है जी बना लो, तो बना लेंगे एसेट। क्या करेंगे, वो जितने भी टैक्स लॉसेस हैं उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट से। जो आंसर आएगा उस पर हम क्या बना लेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट। तो अगर एक्विजिशन डेट से पहले अगर सब्सिडरी ने डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया हुआ है तो ठीक है। अगर नहीं बनाया हुआ, क्यों नहीं बनाया हुआ, IAS 12 इजाज़त देता है आपको कि अगर आपके पास फ्यूचर में आपका अंदाज़ा है, आपका एस्टीमेट है कि फ्यूचर में आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है, तो आप ना बनाओ एसेट। उसने नहीं बनाया हुआ इस सेंस के मुताबिक, ठीक किया हुआ है, गलत नहीं किया हुआ। लेकिन पेरेंट कहता है नहीं जी, अब हम इस सब्सिडरी के मालिक बन गए हैं, हम ऐसा परफॉर्म करेंगे कि प्रॉफिट आएंगे फ्यूचर में। तभी वो कहता है क्या करो, आप इस पर डेफर्ड एसेट बना लो, तो हम बना लेंगे। एक्विजिशन डेट पे ही एसेट भी रिकॉर्ड होगा, एसेट डेबिट, और क्रेडिट का मतलब जो आपकी गुडविल कैलकुलेशन है ना, वहाँ पे नेट एसेट्स में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किस अमाउंट से, जितने भी लॉसेज हैं या डिडक्टेबल डिफरेंसेस हैं मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। ठीक है जी। तो ये 4 बड़े स्पेसिफिक पॉइंट है। बाकी सारी एडजस्टमेंट आपको पता है, URP क्या होता है, URG क्या होता है, वो सब बातें पता है आपको। कोई मसला होगा तो मैं आंसर कर दूंगा, बट ये दीज आर 4 वेरी स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है जी। मैं इसके बाद ये बताता हूँ, फिर आप क्वेश्चन ले लेता हूँ सिर्फ इस एरिया पे। ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी का एक और रूल है IFRS 3 में। एक तो हमें पता है एक्विजिशन डेट पे आपने किसको, ये भी एग्जामिन हुआ हुआ शायद एक दफ़ा तो लाजमी हुआ, मुझे याद है, मैंने देखा था पास पेपर में। कंटीजेंट लायबिलिटी का एक और रूल है जी,
वो रूल क्या है? एक तो एक्विजिशन डेट पे शुड बी मेड एट फेयर वैल्यू। दूसरा रूल क्या है जी? एट सब्सीक्वेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सब्सीक्वेंट का मतलब है एक्विजिशन डेट के बाद जब भी कोई कंसोसी का मतलब कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनेगी, उस पे क्या रूल है? उसका रूल है जी, ऐसी कंटीजेंट लायबिलिटी किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए जी? हायर ऑफ। ये ठीक जी, हायर ऑफ। दो चीज़ों का हम हायर देखेंगे, जो हायर होगा उसके मुताबिक क्या होगी? ये कंटीजेंट लायबिलिटी हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगी। वो क्या रूल है जी? आसान लफ्ज़ों में बताने लगा हूँ। किन दो चीज़ों का हायर देखना है? रिकॉर्डेड वैल्यू। रिकॉर्डेड वैल्यू का मतलब क्या है? आसान लफ्ज़ों में, जो हमने एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है ना, वही क्या है? रिकॉर्डेड वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या देखनी है? प्रोविजन एज पर IAS 37, कि अगर हम इस ऑब्लिगेशन की IAS 37 के मुताबिक प्रोविजन बनाए तो वो कितनी बनती है? दोनों में से जो हायर होगी, IAS 37 में जो प्रोविजन और जो रिकॉर्ड वैल्यू है, उनमें से जो भी हायर होगा हमारी लेटेस्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी इस वैल्यू पे आएगी। अब इस वैल्यू पे अब इस वैल्यू पे आने के लिए जो भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हम वो करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल मैं बना के डिस्कस करता हूँ ताकि ये वाली बात हम और बेहतर समझें। रूल तो मैंने आपको बता दी। अच्छा, मेरी एक सजेशन है कि जब ये पॉइंट पेपर में आया भी हुआ है, पहले दोबारा भी आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब ये पॉइंट पेपर में आए ना, आप एक्विजिशन डेट की एडजस्टमेंट लैदा करें और सब्सीक्वेंट को लैदा डील करें, मतलब थ्रू डबल एंट्री, कि वो लैदा कर लिया हमने, अब ये लैदा करने लगे। ये आसान तरीका है। आप नेट करके भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा समटाइम स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल होती है। मेरा मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मेजोरिटी स्टूडेंट को अलहदा वाला तरीका ज़्यादा जल्दी समझ आ जाता है। हो सकता है किसी को नेट वाला तरीका समझ आ जाए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारी एक्विजिशन डेट है 1 जनवरी 2020, ठीक है जी। एस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक कंटिंजेंट लायबिलिटी आ रही है 8 रुपये की। पेरेंट का जो लॉयर है वो कहता है इसकी वैल्यू है 6 रुपये, आपको 6 रुपये देने पड़ेंगे। तो ग्रुप अकाउंट्स के मुताबिक इसकी कितनी वैल्यू होगी? फेयर वैल्यू कितनी होगी? 6 रुपये। ये मैं पूरा स्नैरियो बना रहा हूँ। हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें 31 दिसंबर 2020 की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। साथ ही क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कि इन नवंबर 2020 एज रिकॉर्डेड सच ऑब्लिगेशन एट ₹9। एस ने क्या किया? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कितने रुपए का रिकॉर्ड कर लिया है? 9 रुपये। भाई 9 रुपये का क्यों रिकॉर्ड किया? रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि नवंबर 20 में एस क्या समझता है कि ये अब मेरी ऑब्लिगेशन प्रोबेबल है, प्रोविजन बना दी उसने कितने की? 9 रुपये की। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? हमें क्वेश्चन में पेरेंट सब्सिडरी, हमें क्वेश्चन में पी की लायबिलिटीज गिवन होंगी
फॉर एग्जांपल 50 रुपये की टोटल लाइबिलिटीज, एस की लाइबिलिटीज होंगी 30 रुपये की। जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्सिडरी की हम दोनों को सम कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 50 प्लस 30। ये जो एस का 30 आ रहा है ना, इसमें वो 9 रुपये की प्रोविजन लायबिलिटी शामिल है जो उसने अपनी बुक्स में बनाई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी दो एडजस्टमेंट्स अब होनी है, हम दोनों को अलग-अलग डील करेंगे ताकि हमारी गुडविल कैलकुलेशन का आंसर क्या आए, ठीक आए। हम पहले क्या करेंगे देखना, पहले थी 6 रुपये फेयर वैल्यू। हम पहला काम क्या करेंगे, हम ये 6 रुपये क्या करेंगे, हम लाइबिलिटीज में ऐड कर देंगे। एक्विजिशन डेट पे 6 रुपये बुक करने हैं ना हमने, 6 रुपये लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे और 6 रुपये क्या करेंगे, मैं अलग-अलग डील कर रहा हूँ। और 6 रुपये क्या करेंगे, हम 6 रुपये चूँकि एक्विजिशन डेट की एडजस्टमेंट है, एक्विजिशन डेट पे जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी गुडविल कैलकुलेशन में एडजस्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, एक आपको पता है हम गुडविल कैलकुलेशन का फॉर्मेट बनाते हैं। हम वहाँ पे 6 रुपये क्या करेंगे, जो एस के नेट एसेट हैं एट एक्विजिशन, हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये करेंगे ना, नेट एसेट्स में ऐड कर देंगे, प्री रिजर्व जो होते हैं उसमें ऐड कर देंगे और लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने ये लाइबिलिटीज में क्या किया, मैंने 6 रुपये ऐड कर दी। अब ईयर एंड पे आते हैं, अलग-अलग करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, नेट से मैं क्यों मना कर रहा हूँ, नेट भी हो सकती है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन अक्सर ये देखा गया कि नेट करके एडजस्ट करने में क्या होता है, स्टूडेंट गुडविल कैलकुलेशन को ख़राब कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अलग करें। ईयर एंड पे क्या हुआ, ईयर एंड पे हमारे पास अब रूल क्या है, हायर ऑफ रिकॉर्डेड वैल्यू विच इज़ 6 एंड प्रोविजन एज पर आई 37 विच इज़ 9। टेक्निकली 9 गिवन है ना वैल्यू, 9 दोनों में से हायर पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। मतलब हमारी बैलेंस शीट पे रिकॉर्डेड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उस ऑब्लिगेशन की 9। ये हमने तय कर लिया रूल के मुताबिक। अब क्या हुआ, अब अगर हम अपनी इस वर्किंग में देखें तो हमारी ऑलरेडी जो फाइनल बैलेंस शीट बनने जा रही है ना, जो भी तक हमने एडजस्टमेंट कर दी है, उसके बाद प्रोविजन 9 रुपये की क्या 15 रुपये की हो गई है। कैसे 15 रुपये की, एक वो जो 30 रुपये थे उसमें 9 रुपये शामिल थे और प्लस 6 रुपये मैंने क्या कर दिए, अलग से ऐड कर दिए। तो होनी कितनी चाहिए, 9 रुपये की, अभी कितने की आ रही है, 15 रुपये की। 6 रुपये से क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। एक बड़ी आसान सी बात है इस पॉइंट से रिलेटेड, एक्विजिशन डेट के बाद जो भी ऑब्लिगेशन में चेंज आएगा, बढ़ाना है, कम करना है, ख़त्म करना है, वो कहाँ पे जाएगा, सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग पोस्ट। ना गुडविल को कुछ चेंज नहीं करना बाद में। गुडविल का रूल याद रखें, गुडविल वंस कैलकुलेटेड एट एक्विजिशन डेट कैन नॉट बी चेंज्ड एक्सेप्ट इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट में चेंज हो सकती है, वैसे गुडविल चेंज नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते चलें जी साल बाद जी वो तो थी नहीं ऑब्लिगेशन तो गुडविल चेंज कर दे, नहीं। गुडविल कैलकुलेटेड एट एक्विजिशन शैल नॉट बी चेंज्ड एक्सेप्ट थ्रू इम्पेयरमेंट। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, एक्विजिशन डेट के बाद जो भी ऑब्लिगेशन में चेंज आएगा उसे हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग पोस्ट में। तो होनी चाहिए 9 रुपये की, आ रही है 15 रुपये की। 6 रुपये से क्या करेंगे, लाइबिलिटी से कम कर देंगे। ये दूसरा मैं वहाँ से लिखने लगा हूँ, 6 रुपये से क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम लाइबिलिटीज, और क्या करेंगे, 6 रुपये लाइबिलिटी कम करें तो जो एस की रिटेन्ड अर्निंग पोस्ट होंगी उसमें 6 रुपये क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लाइबिलिटी कम का मतलब इनकम बढ़ेगी। ये जी एडजस्टमेंट है जी। इससे रिलेटेड जो 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने किए हैं, कोई क्वेश्चन है तो बता दें जी। यहाँ से आप बता दें, फिर हम डिफ्रेंशिएशन से पूछ लेते हैं जी। आप लोग जी कोई क्वेश्चन, ये ऐसा पॉइंट है पेपर में भी आया हुआ है। तो बहरहाल जो भी चीज़ हो,
जब आपको मैंने रूल बता दिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी नहीं है जी क्वेश्चन? डन जी। जो डिफरेंट स्टेशन पे बैठे जी बता दें प्लीज़, कोई क्वेश्चन अगर है तो इससे रिलेटेड। अगर नहीं है तो मुझे बोल के कंफर्म कर दें क्वेश्चन नहीं है। आवाज़ भी आ रही कि नहीं? जूम से चेक कर लेंगे जरा एक सेकेंड। चलिए ठीक है जी, चलिए। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जो कंसोलिडेशन में एक बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि मैंने अक्सर ऑब्ज़र्व किया है, वो क्या है जी? वो एक एसोसिएट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट सीखते हुए या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। इसके लिए एक फ़ाइल है जी, मैं ज़रा वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये भी आपको मिल जाएगी फ़ाइल। अच्छा बल्कि एक छोटी चीज़, एसोसिएट से पहले एक और चीज़ याद आ गई, वो पहले कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जी एक NCI कैलकुलेशन का फॉर्मेट है। मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। ये फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमें NCI का शेयर कंप्यूट करना पड़ता है। ये फॉर्मेट अवेलेबल है। इसको आप दो तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तरीका क्या जी, याद कर लें। दूसरा तरीका क्या है, एक लॉजिक बना लें। लॉजिक बना लें, साथ याद भी कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉजिक क्या है जी? अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो NCI के शेयर की कैलकुलेशन करते वक्त मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मैंने कुछ बातें आइडेंटिफाई भी की हुई हैं, ठीक है। आपको एक मतलब क्लियर होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट एंड एलिमिनेशन। एडजस्टमेंट एक अलग चीज़ है, एलिमिनेशन एक अलग चीज़। ये आपको पता होना चाहिए। एडजस्टमेंट एक अलग चीज़ है और एलिमिनेशन एक अलग चीज़ है। एडजस्टमेंट क्या होती है? वो URP की, अनलाइज गेन की, ठीक है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की, ये एडजस्टमेंट्स होती हैं। एलिमिनेशन क्या होती है? मैंने लिखी हुई है नीचे कुछ एग्जांपल। एलिमिनेशन क्या होती है? सेल परचेज आपस में P और S की ख़त्म करना, रेंट इनकम रेंट एक्सपेंस ख़त्म करना, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस ख़त्म करना, कोई मैनेजमेंट सर्विस इनकम मैनेजमेंट सर्विस एक्सपेंस ख़त्म करना, ये होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन आपस में नॉक ऑफ हो जाती है। कोई भी एलिमिनेशन NCI के शेयर की कैलकुलेशन में नहीं आएगी, वो आपस में नॉक ऑफ हो गई है। जैसे कि लिस्ट आपके साथ अवेलेबल है, मैंने लिखा है नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन NCI शेयर फॉर एलिमिनेशन का लफ्ज़ लिखा हुआ है, एलिमिनेशन ऑफ फॉलोइंग जी, सेल परचेज इंटरेस्ट, ये चार चीज़ें जी। मैंने क्या लिखा नीचे जी कि रादर दीज विल बी कैंसल्ड इन एस, तो ये आपस में नेट हो जाती है ना। सेल में से भी ख़त्म कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल से भी ख़त्म कर दो, नेट हो जाती हैं। इनको NCI कैलकुलेशन में लेकर नहीं आना, पहली बात। दूसरी बात, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो NCI के शेयर की कैलकुलेशन में आएंगी। लॉजिक क्या है? आपने सबसे पहले क्या देखना है, वो एडजस्टमेंट आएगी NCI के शेयर में, पहली बात वो एडजस्टमेंट हो, एलिमिनेशन ना हो, एडजस्टमेंट हो। दूसरी बात वो किससे रिलेटेड हो, S से रिलेटेड हो। आप कंसोलिडेटेड एसोसिएट बनाते हुए कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं और वो एडजस्टमेंट S से रिलेटेड है, S से, तो वो यहाँ पर आएगी। S से रिलेटेड का मतलब क्या है? कोई अगर URP है, इफ ऐसे सेलर, अगर कोई URG है PPE पे, ऐसे सेलर, कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है, अगर ज़ाहिर है वो एसेट S का है तो रेलिवेंट है। इम्पेयरमेंट लॉस अगर NCI किस पे है, फेयर वैल्यू पे है। इसके अलावा सम टाइम ऐसा भी होता है, आप एक एडजस्टमेंट क्या करते हैं, मैंने शायद लिखा भी होगा यहाँ पे, हाँ आखिरी लिखा हुआ, करेक्शन ऑफ एरर। सम टाइम क्या होता है, S की बुक्स में कोई छोटी सी गलती होती है, आप वो गलती एसोसिएट बनाते तो ठीक कर देते हैं, चूँकि वो S से रेलिवेंट है तो NCI के शेयर में भी क्या होगी, एडजस्ट होगी। तो मैं सम अप कर रहा हूँ, NCI के शेयर में क्या ख्याल रखना है,
पहली बात एलिमिनेशन नहीं आएंगी, दूसरी बात एडजस्टमेंट्स आएंगी, और हर वो एडजस्टमेंट आएगी जो कि क्या है, जो किससे रेलिवेंट है, एस से रेलिवेंट है, वो आएगी। ठीक है। और आखिरी बात जो कि बड़ी बेसिक बात है, बैलेंस शीट में सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं क्यूमुलेटिव, एसओसीआई में सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं फॉर दैट रेलिवेंट ईयर। इम्पेयरमेंट लॉस है तो इस साल का लॉस कितना है, क्यूमुलेटिव नहीं। एक्स्ट्रा डेप्शन है तो इस साल कितनी है, बैलेंस शीट क्यूमुलेटिव, और एसओसीआई फॉर द रेलिवेंट ईयर। ये बात आपने क्या करना है, ख्याल करना। अच्छा जी, अच्छा इससे पहले हम एसोसिएट पे चलें, एक और पॉइंट है स्पेसिफिक, ये भी अभी तक एग्जामिन नहीं हुआ तो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है जी, यूआरपी ऑन ओपनिंग स्टॉक, ये भी अभी तक एग्जामिन नहीं हुआ। आपने क्लोजिंग स्टॉक पे तो यूआरपी निकाला हुआ है ना, आपने ओपनिंग स्टॉक पे यूआरपी को कैसे डिस्कस करना है। अच्छा ये बाकी स्टेशन पे सुन रहे हैं ना, चेक कर लेना यार, मैंने भी पूछा था उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो आई थॉट कंफर्म कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। जी सर सुन रहे हैं, ओके। ओके थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, ये कुछ क्वेश्चन आए हैं, ज़रा मैं वो आंसर कर लूँ पहले, फिर ये इस पे आता हूँ। यूआरपी ऑन ओपनिंग स्टॉक, ये भी अभी तक एग्जामिनेशन में नहीं हुआ। यू नेवर नो, किसी भी टर्म में एग्जामिन किया जा सकता है, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कुछ क्वेश्चन है जी, ज़रा ये फेसबुक पे जो आई कैप का पेज है, इस पे पूछेंगे जी। पहला जी क्वेश्चन क्या, मैं आपसे भी, आपको भी बोल के बता रहा हूँ कि आप भी ज़रा जो मेरे साथ बैठे हैं या जो ऑनलाइन हैं डिफरेंट स्टेशंस पे, क्वेश्चन में बोलूँगा फिर उसका आंसर भी देता हूँ। क्वेश्चन क्या जी, पहले कैन वी टेक अजम्पशन एफआई टू पेपर, जी बिल्कुल अजम्पशन ले सकते हैं पेपर में, लेकिन इसकी कोई शर्त है। अजम्पशन वहाँ पे ली जाती है जहाँ पे क्वेश्चन में कोई वीक एरिया हो, वहाँ पे अजम्पशन लें। और अजम्पशन को कहाँ पे लिखें, बिल्कुल जहाँ पे आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है ना, अजम्पशन शुरू में लिखनी है। क्यों शुरू में लिखनी है, ताकि जो पेपर चेक कर रहा है, जब आपका पेपर चेक कर रहा हो ना, तो पहले वो आपकी अजम्पशन पढ़ ले और फिर उसको क्या करे, उसके मुताबिक चेक करे। ठीक है। तो अजम्पशन तब लेनी है जब क्वेश्चन में क्या हो, कोई वीक एरिया हो, तब अजम्पशन लेनी है। हम लोग क्या करते हैं, हम अजम्पशन कहाँ लेते हैं, जहाँ जो बात हमें समझ नहीं आती हम कहते हैं अजम्पशन ले लो। ये तरीका गलत है। बस हम कहते हैं जैसे ये बात समझ नहीं आ रही, अजम्पशन लेते हैं, चलते हैं आगे। हाँ वो तरीका ठीक हो सकता है टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स के लिहाज से, लेकिन वैसे सॉल्यूशन के लिहाज से तरीका ठीक नहीं है। तो बिल्कुल अजम्पशन ली जा सकती है। शर्त क्या है कि जो वीक एरिया वहाँ पे अजम्पशन लें और उसको बिल्कुल शुरू में लिखें जहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, एंड पे ना लिखें, ज़्यादा बेहतर रहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या जी, कि अगर सब्सिडी ने प्रोविजन ना बनाई हो एट एक्विजिशन डेट सब्सिडी के ब्याह पर प्रोविजन क्रिएट करेगा, जी प्रोविजन, अब सिर्फ प्रोविजन लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से वो प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग वाला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो उसी के बारे में है। जी बिल्कुल, अगर रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन बनती है, एस ने सारी वो शर्तें पूरी कर दी हुई हैं, अनाउंसमेंट कर दी है और सारी चीज़ें, वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जो रिस्ट्रक्चर है, सब शर्तें पूरी हो रही हैं, तो बिल्कुल हम प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है। अगर एस ने नहीं बनाई हुई तब भी हम एस के बिहार पे एक्विजिशन डेट पे प्रोविजन बना देंगे, प्रोविजन में ऐड कर देंगे लायबिलिटीज़ में, और एस के नेट एसेट्स में एक्विजिशन डेट पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है जी कि सर तकरीबन 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कंसोलिडेशन का, एटलीस्ट 60% मार्क्स लेने के लिए शॉर्टकट, क्योंकि मिस्टेक सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में ही हो जाती हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है, मिस्टेक ज़्यादा, जितना क्वेश्चन लेंथी होगा उतना उसमें मिस्टेक्स के चांसेस भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। देखिए शॉर्टकट, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए भी उनका भी सेम फीडबैक होता है। एसओसीए का जो सवाल होता है ना, वो एसओएफई से आसान होता है। मतलब मुझसे अगर आप पूछें तो एसओसीए का जो सवाल होता है ना, वो अगर वो ड्यूरिंग द ईयर वाली एक्विजिशन ना हो, सिंपल हो, तो एसओसीए का जो क्वेश्चन है वो बैलेंस शीट आसान होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। बैलेंस शीट का क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है। तो एसओसीआई का जो क्वेश्चन है उसमें भी शॉर्टकट यही है कि आप क्या करें, आप वो सेलिंग एडमिन है तो ब्रैकेट यूज़ करें। ठीक है। एक तरीका होता है कि आप वर्किंग बनाएं हर चीज़ की,
नोट बनाकर आंसर डिराइव करें। और दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि आप ब्रैकेट यूज़ कर लें सेल कॉस्ट ऑफ सेल के आगे, उससे टाइम बच जाता है। ठीक है, दूसरा शॉर्टकट ही है टाइम बचाने का, ज़्यादा टाइम के लिहाज से बात कर रहे हैं, गलतियों के लिहाज से। दूसरा तरीका कि ये है कि आप पहले फॉर्मेट बना लें एसओसीआई का, और साथ नीचे वर्किंग बना लें। ख़ास तौर पे एटलीस्ट 2 वर्किंग तो बना लें। एक आप बना लें एनसीए के शेयर की कैलकुलेशन की, और एक आप वर्किंग बना लें शेयर इन प्रॉफिट एंड एसोसिएट की। फॉर्मेट्स अगर आपको पता है तो फॉर्मेट अंदाज़न ड्रा कर लें, बाद में कोई चीज़ नहीं भी होगी तो कोई मसला नहीं है, वो लिखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आप एसओसीआई में एडजस्टमेंट करें ना, उसी वक्त सोचें क्या ये एनसीए के शेयर में एडजस्ट होनी है कि नहीं होनी। अगर पेरेंट के पर्सपेक्टिव में एडजस्टमेंट है तो नहीं होनी, एस के पर्सपेक्टिव में तो एनसीए के शेयर में एडजस्ट होनी है, तो उसी वक्त एडजस्ट कर दें। उसका फ़ायदा होता है कि टाइम बच जाता है और गलती के चांसेस भी कम हो जाते हैं। वरना क्या होता है, पहले आप एडजस्टमेंट करते हैं सिर्फ एसओसीआई में, और उसके बाद जब एनसीए के शेयर की लैद एडजस्टमेंट करते हैं तो डुप्लीकेशन हो रही होती है। एक काम जो आपने पहले कर लिया होता है उसको दोबारा सोच के दोबारा एनसीए में करते हैं, उसी वक्त उसको एनसीए की शेयर में क्या करें, एडजस्ट करें। बैलेंस शीट में भी के सवाल में आप फॉर्मेट बनाएं, वर्किंग के कुछ फॉर्मेट्स हैं, आपको आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने बताए होंगे, वो फॉर्मेट बनाएं गुडविल का, एनसीआई का, और साथ साथ एडजस्टमेंट्स करें। देखिए मिस्टेक्स तो कोई ना कोई हो जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं है। मैं नहीं समझता कि हमने पूरा क्वेश्चन टैली करना है, हमने कोशिश करनी है टैली करने की, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती तो कोई बात नहीं, हम सारे ऐसे ही पेपर पास करते हैं। हम सारे अगर सारे क्वेश्चन ठीक करके आते हों, हम सारे, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, जब पढ़ते थे तो फिर सबके 100 मार्क्स आए, ऐसे नहीं होता। एग्ज़ाम प्रेशर होता है, 3 घंटे की एक्टिविटी होती है, एक टाइम बाउंडेड एक्टिविटी होती है, गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, पर कोशिश करनी गलतियाँ कम करनी। हम अगर ये सोचेंगे गलतियाँ बहुत ज़्यादा होंगी फिर तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये शॉर्टकट्स हैं, ये फॉलो करें। और सबसे अहम चीज़ क्या है, गलतियाँ कम करने की और टाइम में जल्दी सॉल्व करने के। ढेर सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले सॉल्व करें। बिलीव मी, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी ऐसा ही है, स्टूडेंट्स का भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने इतने क्वेश्चन किए होते हैं कि अक्सर जैसे कंसोलिडेशन क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, उनके हाथ चल रहे होते हैं बस। समटाइम वो सोच भी नहीं रहे होते अपने ज़्यादा, लेकिन वो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है क्वेश्चन की कि वो बड़ा जल्दी सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये भी साथ एक फॉलो कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें आखिरी सवाल जो भी तक आया जी वो आखिरी सवाल भी सेम ही था कि कंसोलिडेशन में मार्क्स कैसे स्क्वायर करते हैं, तो वो इकट्ठा इसका आंसर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं बताने लगा था जी कि ये एडजस्टमेंट अभी तक एग्जाम में नहीं हुई। ये क्या है जी, यूआरपी ऑन ओपनिंग स्टॉक। आपको पता है हमारे पास 2 किस्म के क्वेश्चन होते हैं, एक हमारे पास होता है जी बैलेंस शीट का और एक एसओसीआई का। अगर बैलेंस शीट का सवाल है ना, तो बैलेंस शीट के सवाल में तो सिंपल कौन सा स्टॉक एडजस्ट होना है, यूआरपी ऑन क्लोजिंग स्टॉक, मैंने क्रॉस कर दी है। अगर बैलेंस शीट का सवाल हो और क्वेश्चन में यूआरपी ऑन क्लोजिंग स्टॉक भी हो, यूआरपी ऑन ओपनिंग स्टॉक भी हो, तो आपने ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देना, इग्नोर कर देना। बैलेंस शीट में क्या होती है, सिर्फ यूआरपी ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम एसओसीआई की बात करें तो उसमें दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है। उसकी लॉजिक क्या है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल होती है ना, जो सब्सिडरी ने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल बनाई होती है, उसमें ओपनिंग स्टॉक भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने इसका फार्मूला बनाया हुआ है, अगर हम उसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे जी, हम यूआरपी ऑन क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, हम लेस करेंगे यूआरपी ऑन ओपनिंग स्टॉक, दोनों को नेट करेंगे, एक आंसर आ जाएगा। आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट ज़्यादा है कि क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट ज़्यादा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मल बात करने लगा हूँ। नॉर्मल का मतलब क्या है, जब क्वेश्चन में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो हम क्या करते हैं, हम यूआरपी ऑन क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। अगर मैं एसओसीआई की बात कर रहा हूँ, एसओसीआई के सवाल में हम क्या करते हैं, उसे कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देते हैं
और अगर NCI अगर सॉरी एस सेलर हो तो हम क्या करते हैं, हम NCI की कैलकुलेशन में भी क्या करते हैं, उसको वहाँ पे माइनस कर देते हैं। कॉस्ट टू सेल में ऐड, कॉस्ट टू सेल बढ़ाने का मतलब NCI के क्या करना, शेयर को प्रॉफिट को कम करना, ये काम करते हैं। अभी भी हमने ये काम करना है, लेकिन अब ख्याल करना है। क्या ख्याल करना है? पहली बात है फॉर्मेट ये यूज़ करना है। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो क्या करेंगे, ऐड इन कॉस्ट ऑफ सेल, और दूसरा काम क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम एस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन NCI शेयर। अगर आंसर, ये वही काम है, ये जो मैंने भी लिखा है ये वही काम है जो हम कब करते हैं, अगर क्या हो सिंपल क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अब आपने क्या करना है, पहले URP क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, उसमें से URP ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है, एक आंसर आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो ये काम करना है, अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम ठीक है जी। तो ये काम करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा हमें कि हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। ठीक है जी, ये भी बड़ा स्पेसिफिक सा एरिया था, ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, ये नोट कर लें प्लीज़। ठीक है जी, अच्छा जी, ये देख लें आप अभी एक मिनट। अच्छा जी, एक दो छोटे से पॉइंट और हैं एसोसिएट से रिलेटेड, उस पर आ जाते हैं जी। ये जी आप लोग ये आसानी के लिए मैं ये एक फॉर्मेट सा बनाया हुआ है। ये फॉर्मेट हम तब फॉलो करते हैं, मैंने लिखा हुआ है IIA डैश कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अक्सर अदर बॉडीज़ जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनके क्वेश्चन में भी और ICAP में भी, या हम खुद भी बनाते हैं तो उसमें भी हम ऐसे कर देते हैं कि क्वेश्चन होता है SOCI का, क्वेश्चन होता है SOCI का, और साथ ही कह दिया जाता है कि SOCI भी बना लो कंसोलिडेटेड, साथ हमें ये बता दो कि इस बैलेंस शीट डेट के एंड पे, इस डेट पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वैल्यू क्या बनती है। टेक्निकली ये रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट वाली है इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगर हमसे सिर्फ ये कहा जाए कि हमने इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की वर्किंग करनी है तो किसी भी गिवन डेट पे, तो क्या फॉर्मेट है, जो मैक्सिमम चीज़ें आ सकती थी मैंने फॉर्मेट में ऐड कर दी हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ वो वैल्यू लिखनी है जो P ने A के शेयर्स एक्वायर करने के लिए कॉस्ट पे की है इन्वेस्टमेंट डेट पे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर्स कब, किस डेट पे, एट अ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मेट है पूरा ना वैल्यू निकालने का। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड कर देना बार्गेन परचेज। बार्गेन परचेज वही होता है एसोसिएट के केस में, जितने पैसे आपने दिए हैं P ने, अगर आपको उससे ज़्यादा शेयर नेट एसेट का मिल रहा है तो क्या आ जाएगा, बार्गेन परचेज गेन। अगर बार्गेन परचेज गेन है तो हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, दो चीज़ें हैं जी,
शेयर इन चेंज इन रिटेन क्यूमुलेटिव। रिटेन अर्निंग जिस दिन आपने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की थी उस दिन से लेकर आज बैलेंस शीट डेट तक जो भी गिवन डेट है, जो भी चेंज है रिटेन अर्निंग में, उसमें जितने परसेंट ऑनरशिप है वो हम शेयर ले लेंगे। रिटेन इन शेयर इन रिटेन अर्निंग ऑफ एसोसिएट क्यूमुलेटिव। तरीका क्या होता है, रिटेन अर्निंग लें आप बैलेंस शीट डेट की माइनस रिटेन अर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट डेट, डिफरेंस आ जाएगा चेंज इनटू रेट कर दें। क्यूमुलेटिव लेना है शेयर फॉर द ईयर, नहीं क्यूमुलेटिव जी। समटाइम रिटेन अर्निंग के अलावा और भी रिजर्व आ रहे होते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस या अदर रिजर्व, उसमें भी आपने शेयर ले लेना क्यूमुलेटिव। वही तरीका है, रिजर्व का बैलेंस बैलेंस शीट डेट पे माइनस रिजर्व का बैलेंस इन्वेस्टमेंट डेट पे शेयर आ जाएगा। ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। अगर रिटेन अर्निंग या अदर रिजर्व बढ़ रहे हैं तो ऐड होंगे, कम हो रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, यूआरपी यूआरजी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में की वर्किंग में ये दोनों एडजस्टमेंट तब आती हैं जब डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन हो। डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि कौन सेलर हो, पी सेलर। तो आपने क्या करना है, अगर इन्वेंट्री सेल की है, यूआरपी है, आपने पहले यूआरपी निकालना है इफ़ पी सेलर, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो पी की ओनरशिप है किस में, ए में, और जो आंसर आएगा हम माइनस कर देंगे। इसी तरह यूआरजी अनरियलाइज्ड गेन कैसे निकालते हैं हमें पता है, पहले यूआरजी निकालना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है पी की परसेंटेज से, जो आंसर आएगा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और क्या हो सकता है जी, जैसे सब्सिडरी में गुडविल पे इम्पेयरमेंट होती है, वैसे एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट में इम्पेयरमेंट होती है। जो इम्पेयरमेंट होगी क्या कर देंगे, यहाँ से क्यूमुलेटिव माइनस कर देंगे। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन अगर होगी तो। आखिरी बात इसमें, समटाइम क्या होता है, आपने सब्सिडरी के शेयर्स के अलावा कुछ टीएफसी डिवेंचर भी खरीदे होते हैं। टीएफसी डिवेंचर खरीदना भी इन्वेस्टमेंट होती है, टीएफसी डिवेंचर खरीदना भी इन्वेस्टमेंट होती है, और शेयर्स खरीदना भी इन्वेस्टमेंट होती है। ये जो फॉर्मेट सारा बन रहा है ये शेयर्स के लिए बन रहा है। अगर कोई टीएफसी खरीदे हुए हैं तो जाहिर है वो इन्वेस्टमेंट भी पेरेंट की बुक्स में कहीं बैलेंस शीट में आ रही होगी, उसको बैलेंस शीट में अलहदा नहीं दिखाना, उसको इकट्ठा यहाँ पे क्या कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना। मतलब ये शेयर्स की वर्किंग और वो टीएफसी की सम होकर कहाँ पर आएगी, इकट्ठी के इस्लाम से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट है, सारी चीज़ें कभी भी नहीं आ सकती हैं क्वेश्चन में, ना कोई एग्जामिन करता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट वी शुड नो द कंप्लीट फॉर्मेट। तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, 5-6 नंबर का डाटा गिवन होगा, बताया जाएगा जी क्या करें, बताएं इस डेट पे इन्वेस्टमेंट सोर्सेज की वैल्यू क्या बनती है इक्विटी मेथड के मुताबिक। इसी तरह का मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट। ये हम कब फॉर्मेट बनाते हैं, जब हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी होती है और एसोसिएट हमारे पास होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एसोसिएट के इनकम एक्सपेंसेस वगैरह अपनी एसोसिएट में ऐड नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह क्या लेते हैं, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट। उसको निकालने का फॉर्मेट है, एसोसिएट का प्रॉफिट ले लेंगे, एडजस्टमेंट यहाँ पे अपस्ट्रीम आएंगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई बार्गेन परचेज गेन है तो वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इम्पेयरमेंट ऑफ फॉर दे रहे तो माइनस कर देंगे, और हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। फॉर्मेट अगर आता है तो वर्किंग आती है, फॉर्मेट नहीं आता तो वर्किंग नहीं आती, आसान हो जाती चीज़ें। ठीक है, इसमें ख्याल क्या रखना होता है, सब्सिडरी में भी एसोसिएट में भी, बार्गेन परचेज गेन एसोसिएट में तब आएगा, सब्सिडरी में भी और एसोसिएट में भी, अगर जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट की है ना एस में या ए में, उसी साल की आप क्या बना रहे हो, एसोसिएट। अगर आप एसोसिएट बना रहे हैं 2021 की और इन्वेस्टमेंट आपने एस में या ए में की थी 20 में, तो बार्गेन परचेज गेन अगर होगा भी तो एसोसिएट में नहीं आएगा। ये बात याद रखनी है, क्योंकि एसोसिएट क्या होती है, फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। इसी तरह से एस में भी और ए में भी एक और बड़ी कॉमन चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है, जब पी और एस आपस में क्या करते हैं, कोई पीपी बेचते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो उसमें भी आपने ख्याल रखना है, उसमें डेप्रिसिएशन तो हर साल आ रही होती है, लेकिन गेन सिर्फ किस साल आता है, जिस साल आपने क्या किया था, उस एसेट को बेचा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 2020 में पी ने एस को या एस ने पी को पीपीई सेल किया है, तो
और हम 2020 की एसओसी बना रहे हैं तो गेन भी आएगा और डेप्रिसिएशन भी ज़ाहिर है, अगर टाइम है तो आएगी। लेकिन अगर यही सिनेरी हो और हम 2021 की एसओसी बना रहे होंगे तो गेन नहीं आएगा लेकिन डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट होगी। तो इस बात का आपने क्या करना है, एस में भी और ए में भी क्या करना है, ख्याल करना है। एक आखिरी बात एसोसिएट से रिलेटेड, अक्सर क्या होता है, ये प्रॉब्लम तब आती है स्टूडेंट्स को जब फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, 1 जनवरी 2020 को आपने क्या किया, आपने क्या कहते हैं एसोसिएट के शेयर खरीदे 25% फॉर एग्जांपल। अकाउंटिंग के पूरा साल हो गया, अब बैलेंस शीट के लिहाज से भी 1 साल है और एसओसी के लिहाज से भी 1 साल है। बात समझनी, कॉमन मिस्टेक क्या है, स्टूडेंट समझ, वैसे तो ये बात बड़ी जर्नल बात है, अंडरस्टैंडिंग बात है कि जब 1 साल हो तो एसओसीआई और एसओएफपी का फॉर द ईयर और क्यूमुलेटिव सेम होते हैं ना। अगर 1 साल हुआ हो तो फॉर द ईयर आंसर किसके बराबर होता है, क्यूमुलेटिव के। लेकिन एसोसिएट में ख्याल रखना है, बड़ी कॉमन मिस्टेक है। होता क्या है, स्टूडेंट ये समझते हैं, फ़र्ज़ करें कोई एडजस्टमेंट नहीं है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, सिंपल बात कर रहा हूँ। एसोसिएट ने 2020 शायद मैंने बोला था, 2020 में पूरे साल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने का कमाया, 10 रुपये का। सवाल है बैलेंस शीट का, डिविडेंड कितना दिया ए ने, 3 रुपये का। टोटल प्रॉफिट 10 रुपये, टोटल डिविडेंड कितना दिया, 3 रुपये का। देखो जब एसओसी का सवाल होता है ना तो हम शेयर ऑफ प्रॉफिट लेटर निकालते हैं इस फॉर्मेट के मुताबिक जो मैंने आपको दिखाया था, ये फॉर्मेट। और अगर डिविडेंड इनकम पी ने रिकॉर्ड की, उसे हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं ए से। शेयर ऑफ प्रॉफिट लैदा आता है, अगर डिविडेंड इनकम जितनी भी रिकॉर्ड की है क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ये हम काम करते हैं एसओसीआई में। स्टूडेंट क्या समझते हैं, कुछ स्टूडेंट वो ये कहते हैं कि भाई अगर अगर एक ही साल हुआ है तो एसओसीआई का जो आंसर है वही फॉर द ईयर ही किसके बराबर होता है, क्यूमुलेटिव के। नहीं, ऐसा नहीं है इस केस में। ना हमें ओपनिंग रिटेनिंग बताई गई है ना क्लोजिंग बताई गई है, सवाल है बैलेंस शीट का। हम क्या करेंगे, हमने बैलेंस शीट में लेना होता है शेयर इन चेंज इन रिटेन्ड अर्निंग, चेंज इन रिटेन्ड अर्निंग। हमने प्रॉफिट का शेयर नहीं लेना होता बैलेंस शीट में, प्रॉफिट का शेयर एसओसीआई में और डिविडेंड एलिमिनेशन एसओसीआई में, ये एसओसीआई है। बैलेंस शीट में प्रॉफिट का शेयर नहीं लेना होता, बैलेंस शीट में लेना होता है रिटेन्ड अर्निंग में चेंज का शेयर। रिटेन्ड अर्निंग में चेंज कितना आया इस साल में, 10 माइनस 3, 7 का चेंज आया है। हमने 7 का शेयर लेना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, सिंपल प्रॉफिट का शेयर ले लेते हैं। चूंकि हमारे पास ना ओपनिंग रिटेन गिवन है एक ही, ना क्लोजिंग है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होती तो हम वैसे ही हम चेंज निकाल लेते, लेकिन ओपनिंग भी गिवन नहीं है, क्लोजिंग भी गिवन नहीं है, बस ये 2 बातें गिवन है। तो हमने बैलेंस शीट में क्या लेना होता है, चेंज इन रिटेन्ड अर्निंग, चेंज इन प्रॉफिट नहीं, चेंज इन रिटेन्ड अर्निंग। इस बात का क्या करना है, ख्याल रखना आपने। ठीक है जी। आखिरी बात मैं कंसोलिडेशन रिलेटेड खुद बताने वाली बताने लगा हूँ। ये बड़ी एक समरी सी मैं बनाने लगा हूँ आपके सामने थोड़ी सी, ये आपको काफ़ी हेल्प देगी, ख़ास तौर पे उन सवाल में जो कि पेपर में एग्जामिन होते हैं जिसमें पेरेंट भी होता है और सब्सिडरी भी होता है और एसोसिएट भी होता है। एक मैं कंपैरिजन ड्रॉ करने लगा हूँ, कोशिश करते हैं यहाँ बन जाए। जी, सबसे पहले जी एस ए का कंपैरिजन में करने लगा हूँ कंसोलिडेशन के लिहाज से। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या जी, हम कंसोलिडेशन में मेथड कौन सा फॉलो करते हैं। एस के लिए हम क्या करते हैं, फुल कंसोलिडेशन। ए के लिए हम क्या करते हैं, ई क्यू का मतलब इक्विटी मेथड।
ठीक है जी। दूसरी बात, गुडविल स्लैश बीपीजी, बार्गेन परचेज गेन। सब्सिडी के केस में बोथ आर पॉसिबल। बोथ आर पॉसिबल का मतलब है, लेट मी क्लैरिफाई, कि गुडविल भी आ सकती, या गुडविल आएगी या बार्ग, दोनों में से कुछ आ सकता है। ईदर ऑफ बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। लेकिन एसोसिएट में सिर्फ कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है? सब्सिडी में, एसोसिएट में कोई गुडविल नहीं आती। हाँ, अगर आएगा तो क्या आएगा? ओनली बार्गेन परचेज गेन। तीसरी बात, एनसीआई। सब्सिडी में एनसीए का कॉन्सेप्ट पॉसिबल है इफ पार्शली ओन्ड। आपको पता है ना, सब्सिडी अगर होली ओन्ड हो तब भी एनसीए नहीं आता, लेकिन पार्शली ओन्ड पे एनसीए आता है। एसोसिएट में कोई एनसीए का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट 4, बैलेंस शीट की थोड़ी सी बातें पहले कर लेते हैं। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? सब्सिडी केस में हम 100% एसेट और लायबिलिटी ऐड करते हैं। एसोसिएट केस में हम कोई एसेट लायबिलिटी ऐड नहीं करते। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सब एस केस में 100% एडेड, यहाँ पे नॉट एडेड। एलिमिनेशन आपको पता होना चाहिए। एलिमिनेशन एक अलग चीज़ है, एडजस्टमेंट एक अलग चीज़ है। एलिमिनेशन क्या होती है? बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। आपस का एसेट लायबिलिटी एलिमिनेट कर दो, आपस का इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल, आपस का लोन एसेट लायबिलिटी, आपस का डिविडेंड रिसीवेबल डिविडेंड पेएबल, इसे कहते हैं एलिमिनेशन। यस, यहाँ पे एलिमिनेशन होती है, यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होती एसोसिएट केस में। एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट का मतलब है जैसे यूआरजी, एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, यूआरजी या यूआरपी। बैलेंस शीट के सवाल में सब्सिडी केस में हम एडजस्टमेंट करते हैं, फुल अमाउंट से करते हैं ना। टेक्निकली बाद में पेरेंट को जाता है ग्रुप शेयर और एनसीए को जाता है एनसीए, लेकिन एडजस्टमेंट हम फुल अमाउंट से करते हैं, ऐसे ही है ना। तो एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं? 100% अमाउंट से। यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करते हैं यूआरपी की और यूआरजी की, लेकिन किससे करते हैं? पेरेंट परसेंटेज इन इस अमाउंट से हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। अब एसोसिएट की बात कर लेते हैं। ये मैं लिखता हूँ एसओएफपी। एलिमिनेशन एसओसीए में जी यस एलिमिनेशन होती है, यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होती। अब एलिमिनेशन में भी ना एक एक्सेप्शन है एसोसिएट में, वो क्या है? डिविडेंड इनकम हम एलिमिनेट कर देते हैं एसोसिएट की। मैं उसको ज़रा बता देता हूँ। जो एसओसीए में एडजस्टमेंट्स होती हैं, एसओसीआई, अगेन एग्जांपल दे रहा हूँ, यूआरपी, यूआरजी, यहाँ पे होती हैं यस
100% अमाउंट से यहाँ पे होती है P परसेंटेज इन ए की अमाउंट से एडजस्टमेंट होती है। ठीक है जी। आखिरी पॉइंट एक कंपैरिजन, आखिरी पॉइंट 9 जी, डिविडेंड। ये मैं बात कर रहा हूँ एसोसिए की। डिविडेंड फ्रॉम एस जो होता है इज एलिमिनेटेड। जो पी को एस से डिविडेंड मिलता है हम उसे एलिमिनेट कर देते हैं ना एसोसिए में, और एसोसिएट केस में भी करते हैं। फ्रॉम ए इज एलिमिनेटेड। तो ये 8वां पॉइंट है। अगर हमें ये पॉइंट याद हो तो चूंकि सवाल जो आता है उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, पी एस भी और ए भी, तो हमें पता रहना चाहिए यार इसका इनकम एक्सपेंस ऐड करना है, इसका नहीं करना है। एक और सॉरी पॉइंट रह गया, आखिरी पॉइंट 10 हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंसेस, एस के हम क्या करते हैं 100% ऐड करते हैं इन कंसोलिडेटेड एसोसिएई। इसमें हम क्या करते हैं, इसके इनकम एक्सपेंस हम ऐड नहीं करते, ओनली हम क्या लेते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये 10 पॉइंट्स हैं कह लें, जिसे आप अगर आप रिवाइज कर लें तो एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले, उसमें भी पहले भी रिवाइज कर लें बाद में भी करेंगे तो ज़रा आसानी हो सकती है। ठीक, जी IFRS 9 पे आते हुए कुछ टाइम है। IFRS 9 डिस्कस चल, छोटा सा IFRS है जी। कोई आपकी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बता दें, या एंड पे इकट्ठे क्वेश्चंस कर लें, क्या ख्याल है? टॉपिक्स एंड पे कर लेते हैं। कोई अगर बीच में होगा तो आप पूछ लीजिएगा, कुछ स्पेसिफिक डेफर टैक्स का है कोई भी, आई डोंट माइंड, आई विल आंसर इट। लेकिन ज़रा जैसे भी क्वेश्चन इकट्ठे आए थे इकट्ठे कर लेंगे। अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नोटेड है जी, चलें आगे।